हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का एस्पर्गर्स सिंड्रोम पे है। ये सिंड्रोम क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, न्यूज़ में क्यों है अभी ये हम डिटेल में सब जानेंगे। देखिए, जो ये इस तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, ऑटिज़म हो गया, एस्पर्गर्स सिंड्रोम हो गया, ये हमारी ब्रेन की न्यूरो डेवलपमेंट से रिलेटेड रहते हैं। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। एस्पर्गर्स सिंड्रोम, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगा। अब देखिए, रिसेंटली एस्पर्गर सिंड्रोम को लेके ये न्यूज़ में कैसे आया। टेक बिलियनर, इनको तो सब जानते होंगे, एलॉन मस्क, बहुत लोग फॉलो भी करते होंगे, इंस्पिरेशन लेते होंगे। उन्होंने अनाउंस किया, एक यूएस कॉमेडी स्केच शो था सैटरडे नाइट लाइव, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको एस्पर्गर सिंड्रोम है। फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था कि एलॉन मस्क ने पब्लिकली अपना ये जो माइल्ड फॉर्म है ऑटिज़म का, जो एस्पर्गर सिंड्रोम है, ये ऑटिज़म का एक लाइट फॉर्म है, उन्होंने पब्लिकली इसके बारे में बताया। अब देखिए, एस्पर्गर सिंड्रोम के साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इनफॉर्मली, जिस तरह का रिलेशनशिप हम अपने दोस्तों से बनाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से बनाते हैं, दूर पार के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं सोसाइटी में, इनको उस कम्युनिकेशन में, सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लेकिन ग्रेटा थर्नबर्ग की भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, स्वीडिश स्टूडेंट, एनवायरमेंटलिस्ट आप कह सकते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ग्रेटा थर्नबर्ग ने दी। एक टीनेजर, इंस्टाग्राम पे इन्होंने भी रिवील किया था कि शी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एस्पर्गर्स सिंड्रोम, और इसलिए ये जो भी इन्होंने अपने बारे में बताया, बट इन्होंने भी एस्पर्गर सिंड्रोम इनको है ये बताया। अब देखिए, एस्पर्गर सिंड्रोम कितना प्रेवलेंट है। पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिंड्रोम। अब ये जो डिसऑर्डर है, आप कह लीजिए, इसका नाम कहाँ से पड़ा? एक जर्मन डॉक्टर थे, हैंस एस्पर्गर, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एस्पर्गर सिंड्रोम को पहली बार डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था 1944 में, कि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है। ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम क्या है? कंडीशंस हैं, एक फैमिली ऑफ कंडीशंस हैं जो कि इंसान की मेंटल और सोशल डेवलपमेंट पे कुछ ना कुछ, उसकी कम्युनिकेशन या कॉग्निटिव स्किल्स पे असर दिखाता है। एस्पर्गर सिंड्रोम में क्या रहता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए, एडल्ट हो गए और उसके बाद में आपको ये सिंड्रोम होगा, नहीं, ये बाय बर्थ होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जिनको ये होता है, जो लोग इससे सफ़र करते हैं, उनको दूसरों से इंटरैक्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ये हमेशा याद रखिएगा, एस्पर्गर मतलब कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन में, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम आती है। अब इसमें सिम्टम्स कैसे दिखते हैं? जिन लोगों को ये होगा, उनके कुछ रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं, कुछ चीज़ें वो बार बार रिपीट करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, ये स्पेक्ट्रम, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में आता है, तो आप इनको एक वाइडर कैटेगरी में ले सकते हैं, ASD कहा जाता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सिम्टम्स की बात करें स्पेसिफिकली, जनरली इस तरह के लोग आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर सकते, सोशल इंटरैक्शंस इनकी कम होती हैं, इनको ऑकवर्ड फील होता है, कंफर्टेबल फील नहीं करते। इमोशंस, देखिए, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इमोशंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये मिनिमम इमोशंस जो है वो दिखाते हैं, ये भी इनका एक सिम्टम है। और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ये बहुत देर तक बात कर सकते हैं। अगर इनको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उस पर लगातार बात करते रहेंगे। इनको ये समझ नहीं आएगा कि शायद सामने वाला मेरे बातों में या मेरे टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, ये अपनी बात उसमें डिटेल में करते रहेंगे। यहाँ पे माइंड दैट, एक चीज़ मैं बोल दूँ कि कुछ चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में भी होती हैं। सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, वो वैसे भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एम्बीवर्ट होते हैं। तो हर चीज़ को एस्पर्गर सिंड्रोम मत समझ लीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही आपको देख के, अगर किसी को खुद में या अपने आगे पीछे, भाई बहन, दोस्तों में ये प्रॉब्लम नज़र आती है, तो हर किसी को एस्पर्गर सिंड्रोम नहीं होता। एक जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं, वही अगर बोलेंगे तभी किसी को ये सिंड्रोम है। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। जैसे मैंने बताया, इमोशंस
अपने ज़ाहिर करने में, ये लोग एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं होते। रेपिटेटिव पैटर्न्स का मतलब है अगर ये किसी एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे हैं तो डेली वहाँ से ही मंगवाएंगे, सेम डिश मंगवाएंगे। स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, एक रूट से जा रहे हैं तो उसी रूट से जाएंगे। थोड़े ज़िद्दी होते हैं, तो इसलिए इसको रेपिटेटिव पैटर्न्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। रिपीटिंग एक्शंस जो होते हैं इनके दिखते हैं। वर्ड्स कुछ रेगुलरली रिपीट करेंगे, फ्रेजेस रिपीट करेंगे। लेकिन ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनको ट्रेनिंग से ठीक किया जा सकता है। अगर बचपन में ही कोई माँ बाप समझ जाते हैं कि उनका बच्चा एस्पर्गर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट और इस तरह की बिहेवियरल थेरेपीज़ आती हैं जिससे ये आप क्योर नहीं कह सकते बट मैनेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं और कुछ जो होते हैं वो टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ के साथ भी ख़त्म हो जाते हैं। अब प्रेवलेंस की बात करें तो रिपोर्ट जो नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी की है वो ये कहता है कि बहुत लोगों को ये सिंड्रोम होता है और बहुत लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। यूके की अगर बात करें तो अराउंड 7 लाख लोग हैं, ऑटिस्टिक लोग यूके में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्टडीज़ ये दिखाती हैं मेन ज़्यादा इसके शिकार हैं रादर देन वुमेन। मेन आर मोर अफेक्टेड फ्रॉम एस्पर्गर सिंड्रोम। फिर एक और चीज़ आती है, जो एस्पर्गर सिंड्रोम से सफ़र करते हैं वो चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक से इमेजिन नहीं कर पाते, एबिलिटी टू इमेजिनेशन नहीं रहती। कॉन्क्रीट थिंकर्स होते हैं, किसी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो पर्टिकुलरली वही सोचेंगे, उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते। एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल स्किल्स कमज़ोर होती हैं और इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सोशल इश्यूज़ कोई हैं उनको भी नहीं समझ पाते। बॉडी लैंग्वेज हो गया, या सपोज़ आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो ऐसे जो बॉडी लैंग्वेज साइंस या कम्युनिकेशन साइंस होते हैं उनको ये ठीक से समझने की बात नहीं है, इंटरप्रेट नहीं कर पाते। कॉन्वर्सेशनल स्किल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन में वीक रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान से एक फॉर्मल सेटअप में मिलेंगे, एक फॉर्मल ऑफिस की मीटिंग है वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस इंसान को एस्पर्गर सिंड्रोम है या इससे सफ़र कर रहा है। कि उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो बहुत परफेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको एक इनफॉर्मल सेटिंग में मिलेंगे या जैसे आफ्टर पार्टीज़ होती हैं उसमें मिलेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि इनको कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से उतने अच्छे तरीके से, यानी इनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो वीक होती हैं। अब दूसरी बात है कि ये सिंड्रोम क्योर नहीं हो सकता। क्योर नहीं हो सकता क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है, इसके साथ जीना है, इसको मैनेज करना है कि किस तरीके से इसके साथ जिया जाए। सोशल ट्रेनिंग से, बिहेवियरल थेरेपी से ये सब हो सकता है क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और जैसे मैंने आपको बताया एज एन एडल्ट ये आपको नहीं होगा, ये बचपन से ही रहता है। जेनेटिक डिजीज़ है ये, सॉरी अगेन नॉट अ डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और रिसर्चर्स और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। जेनेटिक लेवल पे डीएनए में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है या कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसक्रिप्शन में आ रही है, ट्रांसलेशन में आ रही है, किधर प्रॉब्लम आ रही है जेनेटिक लेवल पे जिससे ये सिंड्रोम होता है। अगर 5 में से 4 लोगों को ये सिंड्रोम है तो वो 4 लोग जो हैं 5 लोगों को अगर ये सिंड्रोम है उनमें से 4 लोग जो हैं वो मेन हैं। तो इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन मेन, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब इस डिसऑर्डर को आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि मैं अपने बहुत सारे साइंस के लेक्चर्स में आपको बताती हूँ कि ह्यूमन बॉडी काफ़ी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलते हैं, सिग्नलिंग होती है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस रहते हैं। तो हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, एक वायरिंग ही समझ लीजिए कि एक सिस्टम है। आप ये जो एस्पर्गर सिंड्रोम से लोग सफ़र कर रहे हैं ये समझ लें कि इनके ब्रेन की वायरिंग कुछ अलग तरीके से हुई है। इनके बोलने का तरीका शायद आपको थोड़ा रोबोटिक लगे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाला ना लगे, बट दे लिव अ हैप्पी लाइफ। इस सिंड्रोम के साथ जो लोग रहते हैं अच्छी लाइफ जीते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं। बस अगर अर्ली इनके पेरेंट्स कैच कर लें, डायग्नोसिस हो जाए तो सोशल ट्रेनिंग से इनका जो डेवलपमेंट है और सोशल बिहेवियर जो है वो ठीक किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पे बस बिहेवियरल थेरेपीज़ पे काम करना है। इंडिविजुअल्स की उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को देख के स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, पेरेंट एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सेंसरी इंटीग्रेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी और बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी की ज़रूरत है ओल्डर किड्स में भी, और फिर कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो इसके लिए चाहिए। इसलिए इसको
डायग्नोस करना अर्ली स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है। तो आज आप इस एस्पर्गर्स सिंड्रोम के बारे में जान रहे हैं। तो अब देखिए, ओवर एनालिसिस मत कीजिएगा कि गूगल पे जैसे देख के हम कोई भी बीमारी पड़ती है हमें लगता है ओ माय गॉड ये तो मुझे है या तो उस पर्टिकुलर इंसान में है। ऐसा नहीं है, कोई क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर ही इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप तो भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो उसको ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, अपने घर वालों को बताइए, और किसी और में देख रहे हैं उसके घर वालों को दिखाइए, ताकि उसको जल्द से जल्द हेल्प मिले और वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पाएँ। तो यही था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ के लिए हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।